गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल। और हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और भाई विनोदो, हर जगह विनोद विनोद चल रहा है। हाँ कमेंट में भी विनोद विनोद लिख रहे हो। अबे तो पिंकू कुमार का क्या होगा? पिंकू कुमार के लिए कौन लड़ेगा? अभी क्या हुआ, ऐसे में कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा था तो कुछ एडुकेटर्स बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं है ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो एडुकेटर मतलब वो काउंसलर बोल रहा था ये क्या विनोद विनोद लगा रखा है, हर कमेंट में तुम विनोद विनोद लिख रहे हो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम हर वीडियो पे जाकर विनोद लिख रहे हो, तुम तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यार मेरा ये मानना है कि तुम कोई वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने वीडियो देखा होगा। जैसे आप ये अभी देखोगे पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो तुम वीडियो देखने के लिए आए हो। अब अगर जस्ट फॉर फन तुमने BINOD विनोद लिख दिया, वैसे भी तो तुम लोग कमेंट करते ही हो, अब अगर विनोद लिख दिया तो क्या टाइम वेस्ट हो गया? इट्स जस्ट फॉर फन। मतलब इंसान अगर पैदा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और अगर उसने थोड़ा फन के लिए विनोद लिख दिया तो आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग। तो ठीक है, विनोद लिखो, पिंकू कुमार लिखो, लेकिन मस्ती मजाक रहो, कूल रहो, चिल रहो। ज्यादा लोड लेने से क्या होता है, यहां पर प्रेशर बढ़ता है और फिर आदमी, इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना। विनोद लिखो, पिंकू कुमार लिखो, जो लिखो तुम्हारा मन करे, लेकिन टेंशन मत लो, कूल रहो, रिलैक्स रहो, जैसा भी मौसम हो रहा है वैसे रहो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद, आपको मैं पढ़ा रहा हूं विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं चलो, तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में सल्फर के बारे में पढ़ना। सल्फर जिसको आप लोग S से डिनोट करते हो, सल्फर। तो गाइस आज के क्लास में हम लोग सिंपली डिस्कस करेंगे अबाउट एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, सल्फर न्यूमरस टाइप के n नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स बनाता है। तो यहां पर आप सबसे पहले स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट सल्फर कैन फॉर्म न्यूमरस टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, न्यूमरस टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, अलग अलग टाइप के कंपाउंड, लेकिन सब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, दैट इज सल्फर। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार आपको बताता हूं। कुछ देर पहले हमने ओजोन एंड ऑक्सीजन पढ़ा, तो ओजोन इज O3, अलग टाइप की गैस थी, अलग टाइप की प्रॉपर्टी थी, एंड ऑक्सीजन इज O2, अलग टाइप की गैस है, अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, अलग प्रकार का प्रिपरेशन है। एक थर्मली स्टेबल है ऑक्सीजन, तो ओजोन थर्मली अनस्टेबल है। एक का एंडोथर्मिक प्रोसेस है फॉर्मेशन का, एक का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो दोनों अलग अलग है, केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन बने किससे हैं? ऑक्सीजन से। वैसे ही आपका डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क, मिस्टर फुलरेंस सब कार्बन से बने हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट एटम्स का अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन गए। सिमिलरली हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। तो सल्फर के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। एंड आप लोग बस नॉलेज के लिए याद रखो, एक एलोट्रॉप होता है S2 जो कि एक डाई एटॉमिक गैस है, जिसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। एक है S8 जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। कभी कभी आपको ये रोम्बिक शेप में मिलता है। रोम्बिक शेप को प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक भी बोला जाता है, वो प्रिज्म की तरह सा कुछ शेप होता है। दूसरा ये आपको मिलेगा नहीं, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, ऑर्थोरोम्बिक शेप भी इसका पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल इसका अरेंजमेंट पाया जाता है। दूसरा होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक शेप का पाया जाता है सल्फर, और इसे प्रिज्मेटिक बोला जाता है, इसे प्रिज्मेटिक बोला जाता है। ये S8 हो गए। उसके अलावा आपको S6 से 20 तक के और भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें एक एग्जांपल बताता हूं। S6 मॉलिक्यूल, S6 मॉलिक्यूल चेयर शेप का होता है। ऐसे ही आपको S3, S5 है ना, S10, S12, वैसे पता नहीं कितने
टाइप के आपको एलोट्रॉप्स मिल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के काम के कौन कौन से हैं, S2, S8 और हम S6 का बस शेप पढ़ेंगे। तो गाइस ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सल्फर कितने एलोट्रॉप्स बनाता है, 1 2 3, तो आप बोलोगे न्यूमरस। कभी S2 मिलेगा, कभी S8, तो S8 में भी 2 अलग अलग टाइप के मिलेंगे, फिर S6 चेयर शेप का, और इनफैक्ट S6 से S20 S के 20 एटम भी जुड़ सकते हैं, पर वो हम लोग डिस्कस नहीं करते। लेकिन इतने सारे टाइप के हमारे पास में एलोट्रॉप्स सल्फर के होते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर हम लोग एक एक करके सारे एलोट्रॉप्स जो स्पेशल टाइप के और जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं वो हम यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। और सबसे पहला एलोट्रॉप जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रोम्बिक, इट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक। ये ऑर्थोरोम्बिक जो मुझे वर्ड मिला, ORTHORHOMBIC, ये जो ऑर्थोरोम्बिक मुझे वर्ड मिला ये मुझे सिंगेज पब्लिकेशन की बुक में मिला। वैसे आप लोग अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो उसके अंदर आपको आई थिंक सिर्फ रोम्बिक दे रखा है, हाँ आपको उसके अंदर रोम्बिक दे रखा है, लेकिन जो हम सिंगेज पब्लिकेशन की बुक फॉलो करते हैं उसमें इसको ऑर्थोरोम्बिक भी बोला गया है और इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोला गया है और इसे अल्फा सल्फर भी बोला गया है। तो गाइस ये सारे नाम मैंने इसलिए लिखवा दिए ताकि कभी जेई वगैरह में आ जाए टिक द करेक्ट आंसर में, जिसमें टिक द रॉन्ग वर्ड आउट वाला होता है, जो रॉन्ग वाला होता है उस पर टिक करना पड़ता है। तो अगर आपको बोले कि अल्फा सल्फर के और क्या क्या नाम हो सकते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक होगा। एक नाम अलग होगा वो आपको टिक करना है, मतलब वो नाम इसका नहीं है, ठीक है। अच्छा याद करना बहुत आसान है, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक मिलते जुलते, रोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो एंड ऑक्टा ये भी मिलते मिलते, तो ऑर्थो एंड ऑक्टा ये भी मिलते मिलते हैं। और ये 3 नाम वाला अल्फा, जिसके 3 नाम वो नंबर 1, क्योंकि इसके बाद वाला जो आएगा बीटा उसके 2 ही नाम होंगे, तो जिसके ज्यादा नाम वो अल्फा। अरे वाह मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इजी है। चलिए अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो इसका प्रिपरेशन समझो बहुत इजी है, आपको अगर एग्जाम में भी आता है तो आप लिख सकते हो। क्या करना होता है, देखो सल्फर मिलता कहां से, यूजुअली अर्थ क्रस्ट से। भाई सल्फर का अबंडेंस कहां है, अर्थ क्रस्ट में है, और वगैरह जो अपन निकालते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाता है सल्फर। तो उस सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के अंदर मिलाया जाता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, यानी आपके पास में सल्फर का इन कार्बन डाइसल्फाइड का एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड इज इवेपोरेटेड। आप इसको बहुत मध्य आंच पर बहुत हल्के हल्के से इवेपोरेट करो। इवेपोरेट करने पर क्या होगा, आपको जो वेपर्स मिलेंगे वो सल्फर के होंगे, और उन सल्फर के वेपर्स को जब आप कूल करोगे तो धीरे धीरे ऑन कूलिंग द वेपर्स, ऑन स्लोली कूलिंग द वेपर्स, नुकीले needle like crystals of sulfur appears and it is called as अल्फा सल्फर। और ये जो आपको सल्फर मिलेगा इस प्रोसेस से, इसे आप क्या बोलेंगे, अल्फा सल्फर। नो डाउट आप इसे क्या बोलेंगे, अल्फा सल्फर। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसको मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह बनानी है। स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। अरे हो गया मेरे प्यारे बच्चों का प्रेपरेशन, स्क्रीनशॉट ले लिया प्रेपरेशन का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अल्फा सल्फर। प्रॉपर्टीज। नाउ गाइस प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें, इट इज द मोस्ट
स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर, यानी अगर आपने रूम टेम्परेचर पे कोई सल्फर देखा है तो वो यही होगा। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो भी अदर फॉर्म ऑफ सल्फर है, ऑल द अदर फॉर्म ऑफ सल्फर, एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, लाइक बीटा सल्फर, बीटा सल्फर कौन सा? वो मोनोक्लिनिक वाला, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रिज्मेटिक मोनोक्लिनिक वाला बीटा सल्फर, S2 टाइप का सल्फर एक्सेट्रा, कन्वर्ट्स एट रूम टेम्परेचर इनटू योर अल्फा सल्फर। यानी अगर कोई और प्रकार का सल्फर आपके पास में होगा भी, अगर आपके पास में कोई और टाइप का सल्फर है भी, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा काय में? अल्फा सल्फर में, बिकॉज दिस सल्फर इज द ओनली स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। यानी अगर इस रूम टेम्परेचर पे कोई सल्फर है तो वो क्या है? S8। दूसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है दैट इज 385.5 केल्विन्स। अब गाइस एक बात बताओ, तुम्हारा रूम टेम्परेचर तो 298 केल्विन्स है, यानी अभी मैं बात करूं तो यहां पर जो रूम टेम्परेचर है वो 298 केल्विन्स है, और ये बॉयल होगा 385 पर, मतलब सॉरी मेल्ट होगा, तो यानी ये इस टेम्परेचर पर जाकर पिघलेगा। तो ये अभी कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। वेरी गुड। तो एट रूम टेम्परेचर इट इज इन सॉलिड फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में पाया जाएगा? एग्जैक्टली सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ इसकी अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ें, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, जैसे अपन लिक्विड्स की डेंसिटी पढ़ते हैं, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं, इट इज 2.02। तो गाइस अगर आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना चाहो तो इट इज 2.02। 2.02। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इतने पॉइंट क्लियर हो गए। रूम टेम्परेचर पे हाईली स्टेबल होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ वेरी माइल्ड कंडक्टिव इन नेचर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसका। इट इज वेरी माइल्ड कंडक्टिव इन नेचर, थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली बोथ। नेचर Na-T1 बोथ थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली, थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली दोनों प्रकार से ये हल्का सा कंडक्टिव होगा। मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कंडक्टिव नेचर का नहीं पाया जाएगा, लेकिन हल्का हल्का कंडक्टिव नेचर का होगा। ये जो हल्का हल्का कंडक्टिव है, हल्के हल्के झटके देगा तुमको, ट्विच ट्विच ट्विच, ऐसे आपको हल्के हल्के झटके देगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई होना भी चाहिए। पानी के अंदर सॉल्युबल कोई भी चीज कब होगी? जब वो पोलर होगी। यहां तो सल्फर के अंदर, क्योंकि ये अल्फा सल्फर हमेशा S8 फॉर्म में पाया जाएगा, यहां सारे के सारे सल्फर एक जैसे हैं। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो किसी की कम नहीं है। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ना तो किसी पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो ये पूरी तरीके से नॉन पोलर है, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर बिहेवियर। तो फिर सॉल्युबल किस में होगा? सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बट इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन, नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी बहुत कम पोलैरिटी वाले होते हैं और बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल ये देखा गया है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, क्योंकि प्योरली नॉन पोलर नेचर का होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? ये हाईली सॉल्युबल होगा। ये पांचों पॉइंट फटाफट से नोट करें प्यारे बच्चे, ठीक है? फटाफट से इसके सारे पॉइंट नोट करें। और अगर अपन इसके कलर की बात करें तो पेल येलो, येलो भी नहीं, कैसा येलो? पेल येलो, एकदम हल्का सा, हल्का हल्का पीला पीला,
उतना पीला नहीं जितना पीला आप सुबह करते हो, उसका से बहुत कम शेड वाला पीला होगा। सर छी गंदी बात करता है। चलो देख लो इसको, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए गाइस एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो S8 मॉलिक्यूल है इसको पकर्ड शेप या क्राउन शेप बोला जाता है। तो पहले अपन ने रोम्बिक पढ़ लिया, अब अपन एक काम करते हैं, सेकेंड टाइप का यहां पर सल्फर पढ़ेंगे, दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे बीटा सल्फर भी बोला जाता है, और वो नो डाउट S8 टाइप का ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मोनोक्लिनिक जो है वो भी S8 टाइप का है, और उसका शेप भी क्राउन शेप या पकड़ शेप भी कहा जाता है, जो क्राउन होता है वैसा ही कहा जाता है। लेकिन जब बहुत सारे S8 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के सॉलिड बनाते हैं, तब फिर इनका अरेंजमेंट मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक हो जाता है। डिफरेंस समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? फिर से एक बार समझाता हूं मैं। देखो यहां पर जो बातचीत चल रही है, ये जो मैंने आपके सामने मोनोक्लिनिक नाम लिया, तो आप बोलोगे सर मोनोक्लिनिक को या प्रिज्म को जब हम मैथ्स में देखते हैं तो ये अलग शेप है, वहीं रोम्बिक एक अलग शेप है। लेकिन आप बोल रहे हो कि रोम्बिक वाला भी S8 है और मोनोक्लिनिक वाला भी S8 है। तो प्यारे बच्चों S8 तो एक अकेला मॉलिक्यूल है। तुम सॉलिड स्टेट्स पढ़ के नहीं आए क्या? क्या सिखाया था मैंने? सॉलिड स्टेट में जो लेटाइस पॉइंट होते हैं वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो जब एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तब वो यूनिट सेल बनाएंगे, और बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर सॉलिड बनाएंगे। तो यहां पर हम इसके एक मॉलिक्यूल के शेप की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी स्पेसिफाई कर दूंगा। लेकिन क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर भी कौन से टाइप का होगा? नो डाउट वो S8 टाइप का होगा। अपन डिफरेंस पढ़ लेंगे, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। मैं पहले डिफरेंस ही समझा देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, इन बोथ द केसेस, स्टार बना के लिखेंगे, इन बोथ द केसेस, यानी कि अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, इन बोथ द केसेस they have a crown shaped or we can say puckered shape S8 मॉलिक्यूल। यानी आपको जो S8 का ये अकेला मॉलिक्यूल दिखेगा वो कैसा दिखेगा? देखिए, ओ मेरे सल्फर तुमसे मिलके दिल का है जो सल्फर क्या करे, हो गया है कैसा ये सल्फर क्या करे, सल्फर 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 सल्फर, ऐसा। ये आपका S8 मॉलिक्यूल है। सल्फर से सल्फर की बॉन्ड लेंथ 212 पिकोमीटर और हर 3 सल्फर के बीच का बॉन्ड लेंथ 107 डिग्री। इसे बोलते हैं क्राउन शेप या पकड़ शेप। तो सर फिर ये मोनोक्लिनिक क्यों बोला आपने? तो मान लो ये तुम्हारा अल्फा सल्फर है, वो कौन से शेप का था? रोम्बिक। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली रोम्बिक कैसा होगा, लेकिन देखो ये तुम्हारा एक सल्फर है W शेप्ड, फिर तुम्हारा ये दूसरा सल्फर का मॉलिक्यूल आ गया, फिर तुम्हारा ये तीसरा सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसा आ जाएगा, फिर तुम्हारा चौथा सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसा आ जाएगा, फिर तुम्हारा 5वां सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसा आ जाएगा, फिर ये 6ठा सल्फर का मॉलिक्यूल, फिर ये 7वां सल्फर का मॉलिक्यूल, फिर ये 8वां सल्फर का मॉलिक्यूल, फिर ये जुड़ेंगे, फिर ये ऐसे जुड़ेंगे ये, और ये फिर बनाएंगे एक बड़ा सल्फर का मॉलिक्यूल। अब ये शेप क्या हो जाएगा तुम्हारा? फॉर एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक। समझ गए बात को? तो ऐसे S8 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 किटकैट, तो ऐसे S8 मॉलिक्यूल जुड़कर फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक यूनिट सेल बनाएंगे जो
ऑर्थोरोम्बिक टाइप का होगा या ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा तो वो अल्फा कहलाएगा, और अगर मोनोक्लिनिक टाइप का होगा तो वो बीटा कहलाएगा। तो अल्फा सल्फर बनेगा या बीटा सल्फर बनेगा वो इस S8 मॉलिक्यूल की पैकिंग पर डिपेंड करेगा। समझ गए? अरे यार ये बात साला एनसीईआरटी वाला लिख देता ना तो मजा आ जाती। एनसीईआरटी छोड़ो, ये बात सिंगेज वाले ने भी नहीं लिखी, क्योंकि शायद उनको लगा कि मेरे प्यारे बच्चों को डाउट आएगा नहीं, पर मेरे तो प्यारे प्यारे भोले भोले नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको डाउट आ सकता है कि सर सब जगह जब S8 है तो इनका तो नाम भी एक होना चाहिए, पर नाम अलग क्यों है? क्योंकि S8 मॉलिक्यूल अरेंजमेंट, S8 मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट और पैकिंग, इनकी पैकिंग कैसी है या इनका अरेंजमेंट कैसा है, विल डिसाइड वेदर इट इज अल्फा और बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना नोट करो जरा, फिर मोनोक्लिनिक की तरफ बढ़ते हैं। हो तुमसे मिलकर दिल का है जो टनंग टनंग, आई लाइक दैट टनंग। चलो प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। मोनोक्लिनिक का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए उठाना पड़ेगा अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर को आप एक चाइना डिश में रखिए, इन अ चाइना डिश। आजकल तो सब चाइना के नाम से डर गए कहीं कोरोना नहीं आ जाए, बट ये चाइना डिश, अब बहुत सारे खवड़े चटोरे बच्चे बोलेंगे चाइना डिश, वाह चिली पनीर मंचूरियन। अबे चाइना डिश मतलब एक बाउल, एक चीनी मिट्टी का बना हुआ बाउल। वो घर पे जो क्रॉकरीज होती है ना, उसमें अपन चाय पीते हैं, चाय की जो प्लेट होती है वो चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज चाइना डिश। तो एक ऐसी चाइना डिश होती है कटोरे जैसी, अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा, भगवान के नाम पे दे, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो कटोरा होता है, दैट कटोरा इज कॉल्ड एज चाइना डिश। तो इफ यू फॉलो चाइनीज आइटम यू विल बिकम मजाक कर रहा हूं। तो जब आप अल्फा सल्फर या को चाइना डिश में रख के आप इसे हीट करेंगे अबव 369 केल्विन्स। मैंने एक टेम्परेचर लिख दिया यहां पर, क्यों लिखा कुछ देर बाद मैं आपके सामने से खुलासा करूंगा। तो अगर आपने अल्फा सल्फर को 369 केल्विन्स के ऊपर हीट करा, इतना हीट करा टिल इट मेल्ट, टिल इट मेल्ट्स, उसको इतना हीट करो कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। अच्छा, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जरा इमेजिन करो तुम्हारे घर पर गर्मी के मौसम में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। जब मेहमान आते हैं तो गर्मी के मौसम में एकदम से उनको चाय तो पिलाते नहीं है। वैसे कुछ होते हैं मेहमान जो चाय की मांग करते हैं, जैसे मैं गर्मी में भी चाय पीऊंगा, ठंड में भी पीऊंगा, खुशी में भी पीऊंगा, गम में भी पीऊंगा। लेकिन जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं और वो थोड़े से फॉरेनर टाइप के अगर मेहमान है, और वो मेहमान अगर आपसे जिद करे कि नहीं वी विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक, रसना, कुछ ठंडी चीज पिलाओ, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगी, बर्फ। लेकिन तुम बहुत बड़े वाले बेवड़े हो, तुमने क्या करा, रात में ही सारी बर्फ दारू में डाल के पी गए। अब तुम्हारी बर्फ की ट्रे खाली है। सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी ने बोला कि देख शाम को अपने घर पे मेहमान आ रहे हैं तो बेटा बर्फ जमा के रख देना। अब अपने से पानी की बोतल तो भराती नहीं है, तो बर्फ कहाँ से भरेंगे, बर्फ क्या बेल आइकॉन भरेंगे हम, तो बर्फ हम जमाना भूल गए। अब 4 बजे मेहमान आने वाले थे, 3 बजे तुमको याद आया कि अरे बाप रे मेहमान 4 बजे आ जाएंगे और माँ मेरे को मार डालेगी, मेरी जान ले लेगी। अगर उसको पता चल गया कि मैंने बर्फ नहीं जमाई तो तुम जल्दी से पानी भरोगे बर्फ की ट्रे में, डिप फ्रीजर में रख दोगे। अब तुम थोड़ी देर में चेक कर रहे हो, इधर डोर पे देख रहे हो मेहमान आए क्या, फिर इधर डिप फ्रीजर में देख रहे हो बर्फ जमी क्या, मेहमान आए क्या, बर्फ जमी क्या, मेहमान आए क्या, बर्फ जमी क्या। जब तुम देखोगे कि थोड़ी देर बाद जब डीप फ्रीजर में पानी जमना स्टार्ट हुआ तो पानी सबसे पहले सतह पर जमता है। जो बर्फ जमती है वो सबसे पहले लेयर जो बर्फ की जमेगी वो कहां जमेगी, सरफेस पर। उसको बोलते हैं वाटर का क्रस्ट जम जाना। क्या हुआ, क्रस्ट जम गया, एक लेयर जम गई, एक क्रस्ट जम गया।
फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो जो आइस की ट्रे है उसकी क्रस्ट जम गई। अब अंदर, मतलब मैं एक बर्फ के क्यूब की बात कर रहा हूं, मैं एक बर्फ के क्यूब की बात कर रहा हूं। ऐसी ट्रे में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, तो पहले ऊपर ऊपर की बर्फ जम गई, मतलब पहले तुम्हारा क्रस्ट जम गया। फिर बर्फ कहां जमना स्टार्ट होगी, ये कोने पर। आप देखना, हमेशा देखना, ये कोने पर बर्फ जमना स्टार्ट होगी, इन कॉर्नर्स पर, और फिर ये बॉटम पर, बीच में पानी पानी रहेगा, और ये इस तरीके से बर्फ जमेगी। और ऐसे नुकीले नुकीले बर्फ जमती हुई आपको दिखाई देगी, ऐसी नुकीली नुकीली, ये ऐसी आपको बर्फ जमती हुई दिखाई देगी, और बीच में आपको यहां पर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। अब अगर आप ऐसी उंगली मारोगे फुचुक, तो क्रस्ट टूट जाएगा और सारा पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? अगर हां तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी यही होगा, जब तुमने सल्फर को 369 केल्विन्स के ऊपर हीट करा, वैसे हम लोग सब जानते हैं कि अल्फा सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, दैट इज 385.5 केल्विन्स। मतलब तुमको इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर, लगभग 390 केल्विन्स तक हीट करना पड़ेगा। 390 केल्विन्स तक जब तुम इसे हीट करोगे तब वो पूरी तरीके से सल्फर मेल्ट हो जाएगा। अब आप उसको ठंडा होने दीजिए, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर इससे नीचे ना जाए। टेम्परेचर शुड नॉट गो बिलो 369। तो इस बात का आप यहां पर ध्यान रखेंगे, दैट टेम्परेचर शुड नॉट गो बिलो 369 केल्विन्स। ये यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। मेरा नाम शिनचैन है और मैं आपको कुछ जरूरी बात पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस, जैसे ही आपने इसे 390-400 केल्विन तक हीट करा और फिर ठंडा होने दिया, क्या होगा, चाइना डिश पे जो सल्फर मेल्ट हुआ है, पहले उसका क्रस्ट जमेगा, फिर आसपास नीचे चाइना डिश में सल्फर जमने लगेगा, लेकिन बीच का सल्फर क्या होगा, पिघला हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर करेंगे मेक 2 होल्स। अब आप क्या करोगे, मेक 2 होल्स, 2 छेद करेंगे इन द क्रस्ट ऑफ द सल्फर, इन द क्रस्ट ऑफ द सल्फर। जो सल्फर जम गया है उसके क्रस्ट में क्या करेंगे, 2 होल करेंगे, एंड पोर आउट ऑल द लिक्विड। जो अंदर बचा हुआ लिक्विड है उसको सारे को बाहर कर दो, मतलब जो तुमने बर्फ जमाई उसमें हल्का सा छेद करो और बर्फ की ट्रे को उल्टी कर दो, तो छेद में से सारा पानी बाहर हो जाएगा। अब सारा लिक्विड बाहर करने के बाद रिमूव क्रस्ट एज वेल। जो तुम्हारा क्रस्ट है, वो सल्फर का जो क्रस्ट है ना, वो भी इजीली खींचने पर रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव क्रस्ट ऑफ सल्फर, रिमूव क्रस्ट ऑफ सल्फर। जब आप सल्फर का क्रस्ट हटा लोगे तो आप चाइना डिश के अंदर आपको जो भी निडल लाइक जमा हुआ सल्फर दिखेगा वो सब आपका क्या है, बीटा सल्फर। सो द रिमेनिंग needle like solid crystals are of बीटा सल्फर। तो जो ये है, ये क्या कहलाएगा आपका, बीटा सल्फर। अल्कोहलिक, आई एम अल्कोहलिक, सोनल शट्टा, प्रिपरेशन को नोट करेंगे। इजी है। क्या करा, अल्फा सल्फर लिया, बहुत हाई टेम्परेचर पर 390-400 केल्विन तक हीट करा, सारा सल्फर मेल्ट हो गया अल्फा, और इतने हाई टेम्परेचर पर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर गया कि मेल्ट हुआ, हमको तो इतना ही मेंटेन करना है। फिर हमने कूल होने दिया, इस टेम्परेचर से नीचे नहीं जाना है, इस टेम्परेचर के ऊपर ही ऊपर रहना है। तो भी 400 पर हीट करोगे और जब वो ठंडा होना स्टार्ट होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 385 है। जब वो ठंडा होगा तो जमने लगेगा, सबसे पहले क्रस्ट जमेगा और चाइना डिश में आसपास की लेयर जमेगी, बीच बीच में लिक्विड रहेगा। फिर उस क्रस्ट में 2 छेद बनाए, चाइना डिश उल्टी करी, सारा लिक्विड बहा दिया, अब सिर्फ सॉलिड सॉलिड रहा। फिर वो जो क्रस्ट है, टेक्निक से क्रस्ट भी निकाल लिया। अब चाइना डिश में आपको जो जमा हुआ निडल शेप का, नुकीले नुकीले शेप का जो दिख रहा है सल्फर, वो आपका बीटा सल्फर ही कहलाएगा, बीटा सल्फर ही कहलाएगा। ये आपकी प्रिपरेशन है, इसको नोट कर लीजिए, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो प्यारे बच्चों, ठीक है, हो गया।
ओह वाह यार, कम ऑन मैन, थोड़ा जल्दी लिखो मैन, तैमूर को भी मुझे पढ़ाने जाना है, मैं उसका पर्सनल टीचर हूं। वाह, आगे बढ़े, चलिए सुपर। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो गाइस हम लोग सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो अभी पढ़ लेते हैं, दैट इट इज वेरी डल येलो इन कलर। इसका भी कलर कैसा होता है? डल येलो, यानी पेल येलो भी नहीं बोल सकते, पेल से भी बहुत ज्यादा डल। यानी तुमको लगेगा, अगर तुमको ये मेरा अंगूठी विजिबल है, दिस इज पुखराज, इसका जो कलर है बस यही कलर इसका होता है। इट इज कॉल्ड एज वेरी डल येलो, बहुत डल टाइप का येलो कलर होता है इसका। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, इट इज 1.98। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इट इज 393 केल्विन। समझ रहे हो, इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपके अल्फा सल्फर वाले से ज्यादा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी इसकी कोई खास सॉल्युबिलिटी देखी नहीं जाती है। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे, जेई नीट बोर्ड किसी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इट इज स्टेबल ओनली अप टू 369 केल्विन्स, below that it changes into अल्फा सल्फर। अगर तुम इससे नीचे गए तो ये अल्फा सल्फर में खुद को क्या कर लेगा? बदल लेगा। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि अल्फा सल्फर जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि अल्फा सल्फर रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर अपन बीटा सल्फर की बात करें तो ये इतने टेम्परेचर तक तो रहेगा, लेकिन अगर सल्फर का टेम्परेचर 369 केल्विन से कम गया, 369 केल्विन बोले तो 96 डिग्री, अगर तुमने टेम्परेचर 96 डिग्री से कम करा, 96 डिग्री से अगर टेम्परेचर आपने कम करा तो ये काय में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपके अल्फा सल्फर में। तो बीटा सल्फर यानी प्रिज्मेटिक, प्रिज्म जैसा, या मोनोक्लिनिक सल्फर अगर आपको चाहिए तो टेम्परेचर 96 केल्विन से ऊपर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया भैया? पक्की बात, स्क्रीनशॉट लेने का रे बाबा, जब माइला राजू कुत्रिया, फटाफट लेने का रे बाबा। चलिए, तो मैं तुमको शेप बता दिया, शेप क्या रहेगा दोनों का ही, मतलब दोनों ही केस में शेप अलग अलग होगा, एक ऑर्थोरोम्बिक है, एक मोनोक्लिनिक है, लेकिन दोनों टाइप के यानी अल्फा और बीटा सल्फर काहे से बने हैं? S8 मॉलिक्यूल से। S8 मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? पकड़ शेप या क्राउन शेप। लेकिन S8 का अरेंजमेंट कैसा है, उसकी पैकिंग कैसी है, वो डिसाइड करेगी कि ये अल्फा सल्फर होगा कि बीटा सल्फर होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? पक्की बात? अगर नहीं हो तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लो, आप लिख लो दैट बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर, दैट बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर कंपोज्ड ऑफ S8 मॉलिक्यूल। दोनों ही किस टाइप के मॉलिक्यूल से बने हैं? S8 मॉलिक्यूल से। S8 मॉलिक्यूल जो होता है आपका हैव अ क्राउन शेप, हैव अ क्राउन शेप, कुछ लोग इसे पकर्ड शेप भी बोलते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप याद कर लीजिए, क्राउन शेप या पकर्ड शेप। इसका शेप में एक बार फिर बना देता हूं, कुछ ऐसा शेप होता है इसका, ठीक है? सल्फर लिखकर बना लेते हैं, सल्फर 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 एंड सल्फर। कुछ पोलियो हो गया हमारे सल्फर को, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, सल्फर सल्फर सल्फर
सल्फर, अरे क्या बना रहा हूं यार, मैं पागल हो गया हूं क्या? एक सल्फर, 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 ये 5 सल्फर होगा, अब सही बनेगा। जब मैं आएगा क्या केमिस्ट्री वाला बनेगा रे तू, क्या टीचर बनेगा रे। ये सल्फर है, इसको क्राउन शेप बोलते हैं। कंफ्यूजन हो गया था मुझे, डिसलाइक्स वालों को मौका मिल गया। चलिए, तो ये इसका शेप होता है। लेकिन अल्फा और बीटा मॉलिक्यूल, अल्फा और बीटा सल्फर, ऐसा लिखना चाहिए, अल्फा और बीटा सल्फर विल फॉर्म according to the arrangement of S8 molecule। S8 मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे S8, 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 ये हो गया। फिर तुम्हारा S8, S8, S8 और S8, ये हो गया, ये जुड़ गया आपस में। अब ये कुछ अजीब सा अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट आप इमेजिन करो कि ये मोनोक्लिनिक टाइप का है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बीटा सल्फर। और अगर ये कुछ और टाइप से अरेंज होगा, अगर ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो वो बन जाएगा तुम्हारा अल्फा सल्फर। तो ये इस प्रकार चीज काम करती है। ठीक है, जल्दी से इसका छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। हेडिंग बनाओ और लिखो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशनल टेम्परेचर या ट्रांजिशनल टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, सल्फर के केस में आप हमेशा ध्यान रखना 369 केल्विन्स और 96 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रांजिशनल टेम्परेचर। प्लीज याद कर लो। कारण मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में अल्फा सल्फर है तो अल्फा सल्फर 369 केल्विन्स और बिलो पर एग्जिस्ट करेगा, बताया था। और इनफैक्ट ये बताया था कि अल्फा सल्फर एकमात्र ऐसा सल्फर है जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। मतलब डेफिनेटली या तो वो 369 पर स्टेबल होगा या उससे कम टेम्परेचर पर स्टेबल होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं बीटा सल्फर की, तो मैंने आपसे कहा था बीटा सल्फर 369 केल्विन्स और अबव पर स्टेबल होता है। अगर आपने टेम्परेचर 369 या उससे ज्यादा रखा तो बीटा सल्फर मिलेगा, और अगर आपने टेम्परेचर 369 से कम रखा या 369 रखा तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा सल्फर। लेकिन आप एक बात नोट कर रहे हो, दोनों ही टेम्परेचर 369 केल्विन्स दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये एकमात्र ऐसा टेम्परेचर है जिस पर अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सब स्टार बना के लिखेंगे दैट 369 केल्विन्स is the only temperature at which both forms of sulfur can exist। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रांजिशनल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो वो करो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। ओके गाइस, डन? इज इट वेरी मच क्लियर? चलिए, तो ये दो के बाद अब अपन यहां पर तीसरे और चौथे दो अलग अलग शेप्स की बात, दो अलग अलग सल्फर के एलोट्रॉप की और बात करेंगे। बेटा लेबोरेटरी के अंदर, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे टाइप के एलोट्रॉप बनाए जा चुके हैं। तो एट लेबोरेटरी लेवल मैनी एलोट्रॉप्स
many allotropes of sulfur ranging between S6 to S20 are prepared। लेबोरेटरी लेवल पर बहुत सारे टाइप के सल्फर के एलोट्रोप्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें सल्फर के 6 एटम से लेकर 20 एटम तक एक मॉलिक्यूल में होते हैं। जैसे अभी अपन ने अल्फा और बीटा दोनों टाइप देखे। अल्फा टाइप में भी सल्फर के 8 मॉलिक्यूल से क्राउन शेप, और बीटा टाइप में भी सल्फर के 8 मॉलिक्यूल से क्राउन शेप। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल जुड़े, जब मॉलिक्यूल अरेंज हुए, तो उन्होंने अलग अलग टाइप का शेप लिया, इसलिए वो अलग अलग टाइप के एलोट्रोप हो गए। ठीक उसी तरह यहां पर लेबोरेटरी पर अलग अलग टाइप के पहले सल्फर के मॉलिक्यूल बनाए गए, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए गए जिसमें सल्फर के 6 एटम हो, किसी किसी में सल्फर के 12 एटम हो, किसी किसी में सल्फर के 20 एटम हो, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ कर अलग अलग टाइप के सल्फर के कंपाउंड्स बनाए गए, जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को बस एक सल्फर के एलोट्रोप की बात करनी है, दैट इज साइक्लो S6। सल्फर का एक एलोट्रोप और हमें मिलता है जिसका नाम है साइक्लो S6। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर, यानी ये जो एलोट्रोप है, भाई एक एलोट्रोप कोई एक मॉलिक्यूल से तो बना नहीं है, ऐसे सल्फर जिसमें 6 सल्फर जुड़े हुए हैं, ऐसे लाखों करोड़ों जब S6 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब आपके सामने सल्फर बन के प्रकट होगा। लेकिन अगर अपन बात करें S6 की, तो S6 की यह खासियत यह है कि साइक्लो S6 के अंदर S6 मॉलिक्यूल जो होता है इज हैविंग अ चेयर शेप। इसका शेप कैसा होता है? चेयर शेप। और इसका एक नाम और होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल्स S6 मॉलिक्यूल। इसे एंगल्स S6 मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। इसके शेप को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो देखिए, सल्फर सल्फर सल्फर, देन सल्फर सल्फर, देन सल्फर एंड सल्फर। तो ये देखो आप, एक चेयर टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहां पर आप देख सकेंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है, इट इज 102.5 डिग्रीज, और ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है, इट इज समवेयर अराउंड 205 पिकोमीटर्स, कुछ अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। इसे बोला जाता है साइक्लो S6 मॉलिक्यूल। दिस इज साइक्लो S6। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपको यह नहीं पढ़ना है कि साइक्लो S6 मोनोक्लिनिक टाइप का है या ऑर्थोरोम्बिक टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे एलोट्रोप होंगे जिसमें S6 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी हमने कौन से 2 एलोट्रोप देखे सर? अल्फा और बीटा। दोनों की क्या खासियत थी? दोनों में S8 टाइप के मॉलिक्यूल्स थे। तो दोनों अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि S8 एक में मोनोक्लिनिक तरीके से जुड़ा, तो दूसरे में ऑर्थोरोम्बिक तरीके से जुड़ा। तीसरा एलोट्रोप कौन सा पड़ा? साइक्लो S6। इस एलोट्रोप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सल्फर के, वो किस प्रकार के हैं? S6 टाइप के। और S6 जब होगा तो हमेशा कौन सा ऑक्यूपाई करेगा? वो हमेशा साइक्लिक शेप ही ऑक्यूपाई करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे पढ़ना है। और डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो बस। 1 2 3 ठुचुक, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक एलोट्रोप और हम लोग पढ़ेंगे, या एक फॉर्म और पढ़ेंगे, दैट इज डायएटॉमिक फॉर्म। दैट इज डायएटॉमिक सल्फर F2। डायएटॉमिक सल्फर F2। फमीर पहचान गए? नहीं पहचाने? चलो ठीक है। सल्फर डायएटॉमिक फॉर्म में गाइस ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है सल्फर का, इट एग्जिस्ट ओनली एट अ टेम्परेचर above approximately 1000 केल्विन्स। यानी अगर तुमने टेम्परेचर 1000 या 1000 केल्विन से ज्यादा का रखा है तभी ये एग्जिस्ट करेगा। और इट इज एग्जैक्टली, ये बात ध्यान रखेंगे, दैट इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज दैट ऑफ डायएटॉमिक ऑक्सीजन, एज दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। जो नेचर आपके ऑक्सीजन गैस का होगा
वही नेचर इसका भी होगा, क्योंकि ये S2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जिस प्रकार O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस प्रकार ये S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैशियस फॉर्म में होगा ये, अपने नो डाउट गैशियस फॉर्म में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग सब याद रखेंगे, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पैरामैग्नेटिक कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि ये पैरामैग्नेटिक हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब करना चाहूंगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। करें इसको रब, चलिए। तो गाइज ये पैरामैग्नेटिक कैसे, जिस प्रकार O2 पैरामैग्नेटिक होता है उस प्रकार S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब आप सल्फर के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो यहां पर भी लिखे सल्फर, यहां पर भी लिखे सल्फर, यह सल्फर का 3s, यह दूसरे वाले सल्फर का 3s, दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप चाहें तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देख लें। ये होगा सिग्मा 3s पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होगा सिग्मा स्टार 3s पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। फिर सिग्मा 3s के ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा 3px 3py 3pz। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा 3px 3py 3pz। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही मिलेगा। करेक्ट, आगे बढ़े। चलिए, क्या मैं नीचे वाला रब कर दूं 3s वाला, ताकि मुझे जगह मिल सके। ठीक है, ये समझ में आ गया था। अब यहां पर जब ये कंबाइन होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन देखिए कैसा होगा। सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगा सिग्मा 3pz, फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा पाई स्टार 3px इज इक्वल टू पाई स्टार 3py। फिर आपको इसके ऊपर यहां पर मिलेगा पाई 3px पाई 3py, देन आपको मिलेगा पाई स्टार 3px और पाई स्टार 3py। ये पाई 3px पाई 3py, और सबसे ऊपर आपको यहां पर मिलेगा सिग्मा स्टार 3pz। ये ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, नहीं 2 और 2 4 इधर है, 2 और 2 4 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन को रखो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल हाफ बाउ पॉली और हुंड्स फॉलो कर रहे हैं। तो 8 में से 6 रख दिए, 7 और 8। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पाई स्टार 3px एंड पाई स्टार 3py ऑर्बिटल्स के अंदर हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ईच। दोनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, हेंस दे आर पैरामैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक नेचर शो कर पाएगा जिनके पास में इस प्रकार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जिसके पास नहीं होता वो नहीं कर पाता, बेचारा क्या करे, गरीब है वो। ठीक है, समझ में आ गई। तो गाइज यहां पर आपका सल्फर और उसका इलेक्ट्रॉन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की बात करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में सल्फ्यूरिक एसिड। आई प्रॉमिस 2 वीडियो में ग्रुप 16 में खत्म करवा दूंगा। उसके बाद ग्रुप 17 और ग्रुप 18 इन दोनों के मुकाबले और जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो लेट्स होप कि जल्दी हम लोग पी ब्लॉक से छुटकारा पाएं और बढ़ चले डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ, जो कि अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बोर तो वो भी करेगा पर मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मेरे सारे विनोदों से मैं मांगता हूं विनोद। अगले विनोद में मैं आपको पढ़ाऊंगा विनोद। तब तक के लिए इस वीडियो को विनोद करना ना भूलें, ग्रेविटी सर्कल को विनोद करें और अपने दोस्तों के साथ भी विनोद करें। तो सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट विनो, हैव अ ग्रेट विनो।